बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी फिज़िक्स 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप और उसको समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके भी आप अगर सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके इसका सॉल्व पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला जो सवाल है वो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बताइए इसका जवाब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, वाट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड या वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वोल्ट। वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है, एनर्जी की नहीं है। बाकी ये सारे एनर्जी की यूनिट है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं। भी आपने देखा था लास्ट की क्लास में, आपने ये देखा था कि जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इस पूरे से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए हम इस पूरे फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो किलोवाट आवर लिखा हुआ है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KWH, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। 1 KWH इज इक्वल टू होता है, किलो का मतलब है 10 की पावर 3 और आवर का मतलब है 3600, तो ये हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। ये किलोवाट आवर कौन सी यूनिट है, ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कौन सी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल मतलब है कि बाहर जितने भी सामान मिलते हैं बिजली के, वो सारे किस में मिलते हैं, KWH में। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो इसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो कौन सी है, वो आपके पास है KWH। आजकल जितने डिजिटल मीटर बिजली के लगे हुए हैं वो जो मेजर करते हैं वो KWH में मेजर करते हैं। तो KWH भी जूल में कन्वर्ट होता है। तो ये कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको बोला है कि कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है, तो ये एनर्जी की यूनिट है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, देखिए इस तरह लिखा हुआ है कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वर्क ही दरअसल हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है और पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ से आप यूनिट निकाले, पावर की यूनिट है वॉट और टाइम की यूनिट है आपके पास सेकंड। इसका मतलब है वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकंड किसके इक्वल है, जूल के इक्वल है। तो इसलिए ये भी यूनिट हो गई। तो ये तीनों एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर और वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। लेकिन ये जो वोल्ट है ना, ये पोटेंशियल की यूनिट होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है। वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट, एनर्जी की नहीं है। क्लियर है बात। हाँ, इसके साथ अगर हम E लगा दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये एनर्जी बन जाता है, यानी ये जूल के बराबर हो जाता है। सिंपल वोल्ट जो है ये वोल्टेज की यूनिट है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल की यूनिट है, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डायमेंशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, नन ऑफ दीज अबव। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, सही है, ना ही हमें मैग्नीट्यूड बताता है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। किसका 1 होता है, यूनिट का मतलब है 1, तो इसलिए हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। डायमेंशन वेक्टर से हम बताते ही नहीं हैं, वो तो हम फॉर्मूले से बताते हैं। तो इसलिए बच गया डायरेक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। करेक्ट आंसर कंफर्म कर।
तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले याद रखें, क्योंकि पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। यूनिट वेक्टर हमें का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इसी तरह आई केप, जे केप, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस एंड फॉर जेड एक्सिस। And these unit vectors are used to specify the direction of a vector along x-axis, along y-axis and along z-axis। तो इसलिए हम कहते हैं यूनिट वेक्टर से हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर को केप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1। ये इसका फॉर्मूला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास कहलाता है क्या? यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आपके साथ क्लास में डिस्कस किए गए थे जब आपको चैप्टर 3 पढ़ाया गया था, और आपको कहा भी गया था कि ये सवाल अहम है। ये अभी आप फर्स्ट ईयर के जो इंटरमीडिएट का पेपर है, सही है, ओके, जो कल हुआ है, तो इसमें भी ये सवाल आया फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका? इसका क्या आंसर है? ए आंसर है कल। जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, इंस्टेंट का मतलब होता है हर सेकंड में, हर टाइम में जो वेलोसिटी है वो वही आ रही है जो एवरेज है, यानी इसका मतलब चेंज थोड़ी हो रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ओके, तो बॉडी किस रफ्तार से जा रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन रोटेशनल मोशन फोर्स F इज एनालोगस टू विच फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी? फोर्स की जगह हम रोटेशनल में क्या यूज करते हैं? टॉर्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टॉर्क। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज है, सबके याद रखें। डिस्टेंस है, इसके अलावा वेलोसिटी है, इसके अलावा एक्सेलरेशन है, इसके अलावा फोर्स है, इसके अलावा मोमेंटम है, इसके अलावा मास है। इन सब का याद रखें। डिस्टेंस की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं थीटा, v की जगह हम यूज करते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह हम यूज करते हैं अल्फा, f की जगह हम यूज करते हैं टॉर्क, और p की जगह हम यूज करते हैं l एंगुलर मोमेंटम, और मास की जगह हम यूज करते हैं इनर्शिया। ये लिखा हुआ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मास की जगह यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mr²। अभी जो न्यू बुक है फिजिक्स की, उसके अंदर इसके सवालात है बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ओके, तो ये हमारे पास कहलाते हैं लीनियर वेरिएबल्स, और ये रोटेशन, ये जो लिखा हुआ है रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में हम ये वाले यूज करते हैं। ओके, तो ये बातें आप जहन में रखें। ओके, इसके अलावा फॉर्मूले भी जहन में रखें। जैसे एस और थीटा के दरमियान जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी और ओमेगा के दरमियान जो फॉर्मूला होता है उसका नाम है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है, कल आप लोग को, कल जो लास्ट टाइम एनएडी का पेपर किया है 2022, उसमें इसके क्वेश्चन आए थे एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन हर पेपर में तकरीबन आया हुआ है। कहीं पे सवाल नहीं आया हुआ है तो डायमेंशन आया हुआ है, कहीं डायमेंशन नहीं है तो यूनिट आई हुई है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में जो 2002 का जो पेपर सॉल्व किया था, इसी चैनल पे वीडियो है, उससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr²।
लेकिन इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज हो रहा होता है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, स्फीयर के लिए अलग है, होलो स्फीयर के लिए अलग है। ओके, तो इसलिए इसके फॉर्मूले हैं। अगला जो सवाल है वो आपके पास है, द फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड एयर कॉजेज बाय देयर रिलेटिव मोशन इज नॉन एज ड्रैग फोर्स, एरोडायनामिक्स, लिफ्ट फोर्स, नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या आंसर है करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ड्रैग फोर्स। कैसे ड्रैग फोर्स है? द फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड एयर कॉजेज बाय द रिलेटिव मोशन, यानी बॉडी जा रही है और एयर इसको रोक रहा है, तो ये कौन सा फोर्स होता है? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का मतलब है रोकना। अपोजिंग फोर्स, कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स या द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉन एज ड्रैग फोर्स। और जब लिक्विड में होता है उसका नाम होता है विस्कस ड्रैग। जब लिक्विड में किसी गेंद को फेंकते हैं तो उस वक्त जो ऊपर फोर्स लगता है उसका नाम होता है विस्कस ड्रैग। और इसमें आपने एक लॉ भी पढ़ा था, स्टोक्स लॉ, Fd इज इक्वल टू 6 पाई eta RV। ये जो फॉर्मूला है ये आपको कहलाता है विस्कस ड्रैग। आपके पास अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर। जल्दी से बताइए क्या स्केलर है? कौन सा? देखिए वेक्टर है। कल आपने पढ़ा था मोमेंटम जो है डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। मास स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर होने की वजह से मोमेंटम वेक्टर है। फोर्स वेक्टर होता है क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब बच गए ये पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये भी वेक्टर होता है। ये कैसे वेक्टर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो इसलिए ये ग्रेडियंट है, तो इसलिए ये आपके पास होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन। और जो पोटेंशियल है इससे वोल्टेज को बोलते हैं, और वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, तो इसलिए वोल्टेज भी स्केलर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर? तो पोटेंशियल और वोल्टेज इज अ स्केलर, वाइल इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब ये इस तरह का एमसीक्यूज भी आता है, यही दिए होते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, बट जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो ये करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आप ये समझिए न्यू बुक के हिसाब से ये कट चुका है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। रिलेटिव इंटेंसिटी आपको दी हुई I अपॉन आई नॉट, जेट इंजन की ये आपको दी हुई, यानी I अपॉन आई नॉट की वैल्यू दी हुई है एक्सपोनेंट 13। द इंटेंसिटी लेवल इन डेसीबल बताइए। तो इंटेंसिटी लेवल आपको बताना है। इंटेंसिटी लेवल को बीटा से डिनोट करते हैं कुछ किताबों में, कुछ किताबों में P से डिनोट होता है, कुछ किताबों में I से मतलब L से डिनोट होता है इंटेंसिटी लेवल। तो आपकी मर्जी है, किसी भी चीज़ से डिनोट करें। आप इंटेंसिटी लेवल सिर्फ लिख ले तो भी काफ़ी है। फॉर्मूला होता है log I अपॉन आई नॉट, 10 log I अपॉन आई नॉट। तो I अपॉन आई नॉट की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 10 की पावर 13 ये दी हुई है। I अपॉन आई नॉट की वैल्यू क्या दी हुई? 10 की पावर, लॉग में पावर पहले आ जाता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 13 और log 10। log 10 1 के बराबर है और 10 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा 130। और यहाँ की यूनिट होती है वो डेसीबेल यूनिट होती है, बेल नहीं होती, डेसीबेल होती है। सही है। तो इंटेंसिटी लेवल सवाल में बोला गया कि डीबी में बताओ, डेसीबेल में बताओ, तो ये डेसीबेल में ही आया है। ओके, तो ये इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल किसको कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड, डिफरेंस बिटवीन टू साउंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल। सही है। दो साउंड के लाउडनेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज जीरो इन ए स्टैंडिंग वेव्स इज कॉल्ड नोड्स। देखिए स्टैंडिंग वेव इस तरह होता है जिसके अंदर लूप बनते हैं,
ये आपने पढ़ा होगा, ये न्यू बुक में भी है। और इसमें से इस पेपर में 2 MCQs आए हुए, जैसे अच्छा इस पेपर में एक और भी मसला है, 2 MCQs ट्रांसफार्मर से आए हुए और 2 MCQs आपके पास स्टैंडिंग वेव से आए हुए। तो ये नोड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा? नोड्स। इन पॉइंट्स को देखें, ये कहलाते हैं नोड्स। यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होता है, इस पॉइंट का नाम क्या है? नोड्स। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? नोड्स। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है आपके पास, ये एंटी नोड्स कहलाते हैं। एंटी नोड्स। ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है द वेव ट्रेवल बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट। 2 फिक्स पॉइंट के दरमियान ट्रेवल हो रहा है। एक ये फिक्स पॉइंट है और एक ये फिक्स पॉइंट है। ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटी नोड। और ये पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स। तो नोड्स कौन से पॉइंट हैं? जहां एम्पलीट्यूड 0 हो जाए, जहां एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? 0 हो जाए। और एंटी नोड कौन से पॉइंट है? जहां एम्पलीट्यूड क्या हो? मैक्सिमम हो। जहां एम्पलीट्यूड क्या हो? देखिए वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना, इन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इस पॉइंट पे कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं है, हाइट ही नहीं है, तो इसलिए ये नोड्स कहलाते हैं। जिन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड नहीं हो उन्हें नोड्स कहते हैं। इन पॉइंट्स को नोड कहते हैं। ये नोड्स है, ये नोड्स है सारे। एन जिस पे एन लिख दिया, ये नोड्स कहलाते हैं जहाँ एम्पलीट्यूड 0। और जहाँ ए लिख दिया है, ये एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो एंटी नोड्स पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम। इसके अलावा भी MCQs आते हैं कि 2 नोड्स के दरमियान फासला बताइए। 2 नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो λ/2 होता है। 2 एंटी नोड्स के दरमियान फासला होता है वो भी λ/2 होता है। ओके, एक नोड और एक एंटी नोड में फॉर्म बताइए, ये भी MCQs में पूछा जाता है। λ/4। एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो λ/4 होता है। 2 नोड्स और 2 एंटी नोड्स के दरमियान फासला होता है λ/2। और बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, कलर फ्रिंज फॉर्म इन ए लेयर ऑफ ऑयल इज नोन एज, उसका नाम होता है इंटरफेरेंस। अच्छा, कौन सा इंटरफेरेंस होता है? तो इसके एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस इन, तो ये वाली इंटरफेरेंस और सिंपल इंटरफेरेंस में फर्क होता है। तो सिंपल इंटरफेरेंस और थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या फ़र्क होता है? देखिए सिंपल इंटरफेरेंस जो आपके पास है उसमें दो सिचुएशन होती है, या तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो जो ब्राइट फ्रिंज होता है उसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है वो m लैम्डा के बराबर होता है ब्राइट फ्रिंज में। इसको पार्ट डिफरेंस कहते हैं। पार्ट डिफरेंस का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिस्टेंस। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जहां डार्क बैंड बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है ब्राइट फ्रिंज। क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज। जबकि डार्क फ्रिंज कहां बनता है? जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सिंपल इंटरफेरेंस है, लेकिन थिन फिल्म में ऐसा नहीं होता। थिन फिल्म इस तरह के इंटरफेरेंस है। देखिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है और फिर वो आके टकराती है आपस में, जैसे ये इंटरफेयर हुई। तो इसमें थिकनेस होती है। जैसे वाटर के ऊपर आपने ऑयल डाल दिया, ये लिखा हुआ है लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर। तो वाटर के ऊपर आपने ऑयल डाल दिया, तो 2 लेयर है, ये नीचे वाटर वाली लेयर है, ऊपर ऑयल वाली लेयर है। तो इसमें वेव ने ये इजाफी फासला ट्रेवल किया है, तो ये और बेंड भी हुआ है साथ में।
तो इसलिए यहाँ जो सिग्मा होता है, जो डिफरेंस होता है, वो 2nt के बराबर होता है, यानी पार्ट डिफरेंस आपके पास 2nt होता है। अब 2nt जो है वो आपके पास m प्लस हाफ लेमडा के बराबर होता है जब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। जब क्या होता है, उल्टा हिसाब होता है। जो यहाँ डिस्ट्रक्टिव है ना, वो यहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है, ये कंस्ट्रक्टिव है। और जो यहाँ कंस्ट्रक्टिव है वो यहाँ क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। इस कंडीशन को कहते हैं फेस रिवर्सल। क्या कहते हैं? दरअसल जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के में जाती है तो उसका फेस चेंज हो जाता है, 180 डिग्री का चेंज आता है। क्या आता है? 180 डिग्री का चेंज, जिसका नाम है फेस रिवर्सल। नेक्स्ट ईयर के पेपर जब करेंगे तो उसको आप देखेंगे, उसमें ये एमसीक्यूज भी पूछे गए होंगे। फेस रिवर्सल क्या है? तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वहाँ 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है। और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपके पास यही है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। और ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताएं जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस को करता हो, तो उसका नाम है न्यूटन्स रिंग। क्या नाम है? न्यूटन्स रिंग। क्या करता है? न्यूटन्स रिंग एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे लिए क्या परफॉर्म करता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर कब होगा? जब इसके फोकल लेंथ कितनी होगी? तो हमें पता है कि f जो है वो पावर का अपोजिट है, या पावर जो है वो f का अपोजिट होता है। अच्छा, पावर को कब हम डायोप्टर कहते हैं? जब फोकल लेंथ मीटर में हो। जब फोकल लेंथ किस में हो? तो आप बताइए पावर कब 1 होगा? जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 डायोप्टर आएगा। फोकल लेंथ अगर 1 मीटर होगा तो पावर 1 डायोप्टर होगा। 1 मीटर इज द। अच्छा, पिछले एमसीक्यूज में ये पोलराइजेशन किसे कहते हैं? पोलराइजेशन का मतलब होता है जैसे लाइट आ रही है तो इसकी बहुत सारी डायरेक्शन होती है। जैसे लाइट है, इसकी बहुत सारी डायरेक्शन है। हमें ऐसे एक क्रिस्टल से इसको पास करना है। एक क्रिस्टल से जब हम इसको पास करेंगे तो ये लाइट की सारी डायरेक्शन को रोक देगा, सिर्फ एक डायरेक्शन को जाने देगा। कुछ डायरेक्शन को जाने देगा, कुछ को रोक देगा। पहले लाइट ऐसी थी, अब लाइट ऐसी हो गई। तो इसको, इस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन। याद रखिएगा, वेव में हमेशा पोलराइजेशन होती है और पार्टिकल में पोलराइजेशन नहीं होती। अच्छा, कौन सी वेव पोलराइज्ड है और कौन सी वेव नॉन पोलराइज्ड है, तो वो हमारे पास इसका टॉपिक है। इंशाल्लाह वो फिर जब आएगा किसी एमसीक्यूज में तो आपको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। ये आपने देख लिया पावर का। अब आ जाए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू दी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट, नन ऑफ दिस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ी होगी ना, आरएमएस। इसके 2 फॉर्मूले आपने पढ़े, बताइए कौन कौन से फॉर्मूले हैं? दोनों में रूट है, तो इसलिए करेक्ट जवाब ये है, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, देखिए 3 kT/m। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 3p अपॉन डेंसिटी। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले। इस फॉर्मूले से शो हो रहा है कि जो स्क्वायर वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ, और जो टेम्परेचर है वो सिर्फ T है, डेल T नहीं है। तो इसलिए इस टेम्परेचर का नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये केल्विन में होना जरूरी है, ये केल्विन में होना जरूरी है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये करेक्ट जवाब है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो उसके आपके पास ये फॉर्मूला होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। K का नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी की जगह फॉर्मूला लगा लेते हैं 12 mv²। तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालते हैं तो ये आपके पास क्या आता है? ठीक है, 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, m मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर उसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपके पास प्रूफ हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन इट इज एक्सेलरेटेड विद 1 वोल्ट। एनर्जी बोली है ना, तो इसलिए उस एनर्जी का नाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम होता है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एनर्जी बोलिए, हाँ, अगर वोल्टेज बोलते द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, तो इसका नाम 1 वोल्ट ही होता है। ओके, तो इसका नाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। ये बात जहन में रखें। जूल जो है वो भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है और उसको वोल्टेज दे रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल में हमारे पास क्या होता है? 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस तक, तो ये हमारे पास 1 जूल हो। 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 1 मीटर के डिस्टेंस तक, तो उसकी पूरी क्वांटिटी का नाम 1 जूल होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ न्यूटन में हम फोर्स नहीं लगा रहे, यहाँ हम वोल्टेज दे रहे हैं। और ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बताइए क्या आंसर है इसका? ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होते हैं, एक का नाम प्राइमरी कॉइल है और एक का नाम होता है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी ये वाला है, ये जो अभी बना रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल कनेक्ट होता है बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ, जबकि जो सेकेंडरी कॉइल है वो गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट होता है। प्राइमरी कॉइल में आप करंट चेंज करते हो, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। प्राइमरी कॉइल में हम क्या करते हैं? करंट चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या चेंज हो रहा होता है? फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। और जब फ्लक्स चेंज होते हैं तो इससे ईएमएफ बनता है किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। किसमें चेंज करते हैं? प्राइमरी कॉइल में। तो कॉइल, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा होता है, दूसरे कॉइल में ईएमएफ बन रहा होता है। इस प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। और जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क्स करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फैराडे के 2 लॉज आपने पढ़े थे, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में आपने ऐसा पढ़ा था कि ईएमएफ इंड्यूस इन ए सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और यहाँ आपने कांस्टेंट यूज किया था m, -m, और माइनस साइन किसकी वजह से आता है? लेंज लॉ की वजह से। और लेंज लॉ हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है। ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या बताता है? ईएमएफ की डायरेक्शन। और ये m की यूनिट होती है, बताइए? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। इसकी यूनिट बताए, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं एनईडी में। तो इसकी यूनिट है हेनरी। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? हेनरी। द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या होगा बताएं? ये सबसे आसान सवाल। वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल वोल्टेज के नाम से आ रहा है, तो पोटेंशियोमीटर जो है वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस। आप कंफर्म कर लें यहाँ से। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। ओके, कलर ऑफ लाइट इज फॉर्म बाय, कलर कैसे बनता है? कल के एमसीक्यूज रिपीट हो गया, तो आपने पिछले और इस साल के पेपर में देखा हो, एक एमसीक्यूज ऐसा है जो रिपीट हुआ है, वो ये वाला है, कलर ऑफ लाइट। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका? दोनों आंसर मैंने आपको बताया थे कि अगर ऐसे सवाल आ जाए तो इसमें दोनों आंसर है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर है वो ये वाला है। कंफर्म कर लेते। जी, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। और वेवलेंथ, देखिए ये लिखा है ना, और वेवलेंथ, तो दोनों सही जवाब है, लेकिन दोनों अगर गिवन हो तो फिर फ्रीक्वेंसी इज मोर एक्यूरेट आंसर। यानी फ्रीक्वेंसी 100% एक्यूरेट है और जो वेवलेंथ है वो 95% एक्यूरेट है। दरअसल जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो वहाँ फेस रिवर्सल होता है, वेवलेंथ जो है वो उसमें चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, इसमें से बताए, लेटेंट हीट, आयनाइजेशन एनर्जी, वर्क फंक्शन, बॉन्ड एनर्जी। कौन सा? ऑप्शन ए जो है वो क्या है?
बेटा लेटेंट हीट कहते हैं किस हीट को, जब किसी ऑब्जेक्ट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। तो यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है। सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो, या लिक्विड से गैस में जाना हो, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? तो यहाँ कोई सॉलिड से लिक्विड में नहीं जा रहा, तो इसलिए यह आंसर नहीं है। आयनाइजेशन किसको कहते हैं? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का नाम होता है आयनाइजेशन। यहाँ ऐसा कुछ बोले कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एटम में से, यहाँ एटम की बात नहीं है, यहाँ मेटल सरफेस की बात है। तो वो कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को कि वो मेटल के सरफेस में से रिमूव हो जाए, उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। ये आपने आइंस्टाइन की थ्योरी में पढ़ा था कि एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब भी लाइट पड़ती है मेटल के ऊपर, यानी सोलर सिस्टम में आप क्या करते हैं, लाइट पड़ती है मेटल के ऊपर, क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालने वाली एनर्जी है उसका नाम है वर्क फंक्शन, और जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज होती है। तो करेक्ट आंसर है वर्क फंक्शन, क्योंकि मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। ये भी एनर्जी है, क्लियर है बात, ये भी क्या है, एनर्जी है, लेकिन ये कहलाता है वर्क फंक्शन। कल हमने इसके न्यूमेरिकल आया था लास्ट क्लास पे, जो आपने देखा था 2022 का पेपर, 2002 का पेपर, उसमें आपके पास वर्क फंक्शन का न्यूमेरिकल आया था, और इस दफा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट डेट कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन, ये लिखा है ना, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? क्या कहलाता है? आयनाइजेशन। इससे पिछले एमसीक्यूज में जो आयनाइजेशन एनर्जी बोली थी, तो वो ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी वेवलेंथ चाहिए होगी। तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। आप NF और NI भी लिख सकते हैं, कुछ टीचर NF और NI लिखते हैं, वो भी सही। तो अब क्या होगा, आयनाइजेशन के लिए हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम का है वो यूजुअली कहाँ होता है, इन अ ग्राउंड स्टेट। यूजुअली इन, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में। और अगर हमें उसको रिमूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह हम रखेंगे इन्फिनिटी। क्यों, हमें क्या करवाना है, आयनाइजेशन करवाना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है एटम में से, तो इसलिए n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 एक्सपोनेंट 7, और p की जगह 1 आ जाएगा, और n की जगह 0, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो सिंपल ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और अब आप इसको रिसिप्रोकल करेंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये वाला भी इसके नीचे 1 है ना, तो वो भी रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.097 10⁻⁷। डिवाइड करें, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 9.11 एक्सपोनेंट -8। अब आप देखें, इसको एक मरतबा और इधर ले जाएंगे तो ये 91.1 हो जाएगा एक्सपोनेंट -9, और 1 डबल 1 के बाद बताया एक डिजिट और 5। देखिए ये 5 आया हुआ है ना, तो ये और, तो आगे भी और ना बचे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आंसर है नैनोमीटर, 91.2 नैनोमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 91. ये जो 5 है इसको राउंड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंट -9 हो जाएगा, और ये नैनो के बराबर। तो ये आंसर होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स एटम। तो जो करेक्ट आंसर है 18वें का वो आपके पास है नन ऑफ द अबव। हाफ लाइफ जो है वो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो आपके पास 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। हाफ लाइफ डिके कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी भी सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है। हर सैंपल के लिए लेमडा की वैल्यू अलग होती है, सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन। हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिके कांस्टेंट। इसका नाम डिके कांस्टेंट भी होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आर यूजेस एम्पलीफायर डायोड्स ट्रांजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है डायोड्स। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्या यूज़ करते हैं? डायोड्स यूज़ करते हैं। हमारे पास न्यू बुक में, सेकेंड ईयर फिजिक्स की न्यू बुक में एक चैप्टर ऐड हुआ है, उसका नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड तो आपने कल देख लिया था। ये जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड जो है लास्ट क्लास में जो आपने 2002 का पेपर सॉल्व किया था उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आया था, और ये है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हुई है, यूनिट नंबर 23 है सेकेंड ईयर की फिजिक्स का, उसका नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके अंदर जब भी हम सर्किट्स वगैरह बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? डायोड्स यूज़ करते हैं। जैसे किसी बॉडी को आप मूव करवाने के लिए पहले उसका मास होना चाहिए, तो मास एक फंडामेंटल हो गया। इसी तरह सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फंडामेंटल चीज़ है वो है डायोड्स, सही है। ट्रांजिस्टर भी तो एक तरह का डायोड से मिलकर बना है। ट्रांजिस्टर आपके पास NPN PNP, तो ये एक डायोड हो गया, दूसरा डायोड हो गया, सही है। दूसरा आपके पास होता है PNP, इसमें PN का एक जंक्शन हो गया, एक डायोड हो गया, और NP का दूसरा। कम्युनिकेशन इन वाटर इज डन बाय साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ दिस। तो वाटर में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? तो साउंड वेव्स जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो डेप्थ ऑफ ओशन सारे मैंने आपको कहा था फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 को देखिए, चैप्टर नंबर 11, उसमें डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन देखें। तो वो डेप्थ ऑफ ओशन बताना, सही है, डेप्थ बताना, तो वो सारे हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? साउंड वेव्स। ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। द चेंजिंग ऑफ लाइट स्पीड इज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑल ऑफ द अबव। तो 21 का जो आंसर है करेक्ट वो आपके पास है ऑल ऑफ द। ओके, तो ये सारी तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज होगा तो उस पर भी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, एक तो ये डेफिनेशन है, एक ये वाली डेफिनेशन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो थर्ड डेफिनेशन है एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। तो ये तीन तरह की हमारे पास डेफिनेशंस है किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ये वाली आप देखिए स्पीड ऑफ लाइट की मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करते हैं। तो इसलिए करेक्ट जवाब आपके पास है ऑल ऑफ द। 22 में है द वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग 3 लूप्स। 3 लूप्स है उसमें और वेवलेंथ बताना है। बहुत आसान सवाल है, 3 लूप बना देता हूँ पहले। ये 3 लूप बन के, अच्छा इसको ये सही नहीं बने, इसको मैं बिल्कुल करेक्ट बना दूँ। बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेके इसका मैं तरीका बताता हूँ बच्चों से अक्सर गलत बन जाता है ना, मैं इससे ये बिल्कुल सही हो, सही है। वैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे जाएंगे ऐसे
और ऐसे ये 3 लूप से। तो एक लूप का जो फासला है वो है आपके पास λ/2, दूसरे लूप का है λ/2 और तीसरे लूप का भी क्या है λ/2। तो बताइए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 आपके पास हो जाएगा 3λ/2। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब लेंथ की जगह आपने रखना है 2 मीटर, लेंथ की जगह क्या रखना है? तो अब बस डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाना है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। आप कैलकुलेटर से कर लो 4 डिवाइडेड बाई 3 तो 1.33 क्या रहा है 1. ये आपके पास करेक्ट। अब इसकी जगह आपको 4 लूप्स भी दे सकता है, 5 लूप दे सकता है, 6 लूप। बस आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, L इज इक्वल टू n λ/2। बेटा NTS के लिए शॉर्टकट आपके पास ये है n λ/2। 3 लूप हो गए यहाँ 3 रख देंगे, 4 लूप हो गए यहाँ 4 रख देंगे, 5 लूप हो गए यहाँ 5 रख देंगे। नहीं, लैम्डा अपनी जगह पे आएगा। 3 लूप के लिए मैं क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3λ/2। ये फॉर्मूला बन गया। सही है। तो L इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये यहाँ से हम अच्छा मैं आपको PMC का जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊँगा बायो वाले स्टूडेंट की मौजूदगी में, मैं क्या करूँगा PMC का एक पेपर, उसमें आप देखिएगा लूप के सबसे ज़्यादा मुश्किल, अच्छा उनकी फिजिक्स के जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसको करने से आपके पास क्या होगा क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। लेकिन इनके MCQ ज़्यादा होते हैं, 60 MCQ होते तो वो 2 घंटे में सॉल्व होंगे, 2 से 2.5 घंटे की क्लास के। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डिवाइस दैट कन्वर्ट DC टू AC। देखिए AC से DC में कैसे जाते हैं पहले ये बताइए। AC से DC में जा क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर। AC से DC में जाने को बोलते हैं रेक्टिफायर। एक डायोड यूज करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। 2 डायोड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन रेक्टिफायर करता क्या है AC से DC में। अब यहाँ उल्टा पूछा है DC से AC। जो DC हमारे पास होता है उससे आप ये पंखा अगर चलाना चाहे AC से और आपके पास बैटरी है जो उससे DC आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि ये चले इन्वर्टर लगाऊंगा। सही। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो इन्वर्टर। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर बन जाते तो सबसे अच्छा कारोबार कराची में इन्वर्टर बनाना ही है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जो करेक्ट आंसर है वो इन्वर्टर है। तो करेक्ट आंसर है इन्वर्टर। ओके, एम्पलीफायर क्या होता है? ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या है? ये सिग्नल है ना, ये वीक सिग्नल है, इसको मैंने बड़ा सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। वीक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। तो इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ऑसिलेटर क्या होता है? ये फ्रिक्वेंसीज वगैरह मालूम करने के लिए हम ऑसिलेटर्स यूज करते हैं। सही है। केमिस्ट्री वाले ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑसिलोस्कोप। सही है। तो ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ऑसिलोस्कोप। स्पेक्ट्रम वगैरह की स्टडी के लिए बड़ा काम आता है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है 400% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? टू ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। क्या इक्वल? पावर इक्वल। तो पावर प्राइमरी का है ना, वो पावर अगर सेकेंडरी का हो जाए तो इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? पावर आउटपुट। आउटपुट का मतलब है सेकेंडरी और इनपुट का मतलब है प्राइमरी। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब 100% एफिशिएंट होगा तो एफिशिएंसी की जगह मैं 1 रख दूंगा। तो ये P डिवाइड से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू PS हो जाएगा। और फिर हम यहाँ फॉर्मूले लगाते हैं P इज इक्वल टू VS IS और यहाँ लगाते हैं PP इज इक्वल टू IP VP और यहाँ से हम ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला निकालते हैं VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए आया।
और 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें पावर प्राइमरी और पावर सेकेंडरी जो है वो इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। दिस डिवाइस विच कैन मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट टू विच दे आर कनेक्टेड आर कॉल्ड, पोटेंशियल जो है मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस डिवाइस का नाम बताइए। तो इस डिवाइस का नाम है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीटर में वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि यहाँ की जो वोल्टेज है टर्मिनल का वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। क्या रहे, ये उसकी कोशिश है। पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना होता है और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसके लिए चाहिए होता है। इसी के साथ हमारा जो पेपर है इख्तिताम को पहुँच गया और बाकी जो एनईडी यूनिवर्सिटी फिज़िक्स 2003 के सॉल्यूशन के इख्तिताम हो गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए पेपर्स के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।